हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो बेसिकली मल्टीनेशनल वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि बहुत सारे देश, यानी कि वो कंपनी, वो बिज़नेस जो बहुत सारे देशों में रन हो, बहुत सारे देशों में किया जाए, ऐसे बिज़नेस को या ऐसी कंपनी को या ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, देन फीचर्स पढ़ेंगे, फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, जो बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या होती है, ऑपरेट की जाती है एट द सेम टाइम। जैसे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट का की ब्रांचेस बहुत सारे कंट्रीज़ में है जो वहाँ पर सेम टाइम पे ऑपरेट की जाती हैं। इन अदर वर्ड्स, इट्स अ कंपनी दैट हैज़ बिजनेस एक्टिविटी इन मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो बिजनेस हो, ऐसे बिजनेस को मल्टीनेशनल बिजनेस कहते हैं। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उसे शॉर्ट में MNC भी कहा जाता है, हैज़ फैसिलिटेट अदर असेट्स इन एट लीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। अपने इस ओन कंट्री के अलावा भी उनके बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में एसेट्स पाए जाते हैं और अपनी फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड कराते हैं। Such companies have offices, factories, different company usually have centralized head office। देखो, कोई एक कंट्री में इसका सेंट्रलाइज हेड ऑफिस होता है जो ग्लोबल लेवल पे मैनेज करता है कोऑर्डिनेशन के हेल्प से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई कंपनी का हम एग्ज़ाम्पल लें, इन्फोसिस, तो इन्फोसिस इंडिया में तो है, प्लस बाहर भी कंट्रीज़ में है, लेकिन उसका एक ही हेड ऑफिस होगा जो सेंट्रलाइज वे में सारे ऑफिस को मैनेज करता हो। यानी कि एक हेड ब्रांच होगा, एक नॉर्मल ब्रांच होगा, या डिफरेंट जो ब्रांचेस होंगे जहाँ पे जॉब प्रोवाइड होता है। तो वेरी लार्ज मल्टीनेशनल में हैव बजट देन एक्सीड दोज ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज। अब देखते हैं कौन कौन से चीज़ में रहता है। इट रिफर्ड एज ए ट्रांसनेशनल, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंडियन मल्टीनेशनल, जैसे कि बाटा है, इंडिया, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स। चलिए हम जानते, आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं हम इनके एसेट्स, फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर्स, क्योंकि ये MNC कहा गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल वाइज ही बिजनेस करता है, इसीलिए इसका एसेट्स भी ज़्यादा होता है और टर्नओवर, यानी कि इनकी प्रॉफिट भी होती है तो ज़्यादा होती है, लॉस भी होता है तो ज़्यादा होता है। As MNC is operating on a global basis, they have a huge physical and financial asset as well। अब फिजिकल की बात करें तो ऑफिस हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, उसके अंदर की लगी हुई मशीनरीज हो गए, है ना। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन ह्यूज टर्नओवर, यानी कि सेल्स भी ज़्यादा होता है। इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड टर्नओवर मेनी MNCs आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमिक ऑफ सेवरल कंट्रीज। तो इनकी इकोनॉमिक भी ज़्यादा होती है। अब ये बात करते हैं कौन से लेवल पे ऑपरेट होता है, तो इंटरनेशनल बेसिस पे, यानी इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट होता है। जैसे कि नेटवर्क ब्रांचेस बनाना, सब्सिडरीज प्रोवाइड करना और एफिलिएट इन होस्ट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका मार्केटिंग होने के साथ साथ ये ऑपरेट भी की जाती हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, जैसे कि आपने मीनिंग में ही पढ़ा कि सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, एक हेड ऑफिस होता है जो सारे डिफरेंट ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। So MNC has characterized by unity of control. MNC control business activity of their branches in foreign countries through head office in a home country। अब फॉर एग्जांपल, अभी हमने थोड़ा टाइम पे पहले एग्जांपल देखा बाटा, जो कि इंडिया की कंपनी है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी वो काम कर रही है। तो उसका जो होम कंट्री है, यानी कि जो हेड ऑफिस होगा वो इंडिया में होगा और इंडिया से ही सारे कंट्रीज़ को वो ऑपरेट करेगा। मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं माइटी इकोनॉमिक पावर। अब इकोनॉमिक पावर इनका बहुत ज़्यादा होता है। पावरफुल क्यों होता है या बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी प्रॉफिट,
इतना बड़ा टर्नओवर, दे कीप ऑन एडिंग इकोनॉमिक पावर थ्रू कॉन्स्टेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनी इन अ होस्ट कंट्रीज। और वो इसके अलावा भी बाहर की कंट्रीज से कुछ कंपनीज़ के साथ मर्जर्स करते हैं, कुछ कंपनी को ख़रीदते हैं, इससे भी इनका जो इकोनॉमिक पावर होता है वो बूस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज़ एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग यू कैन से प्रोडक्ट, तो ये जो होती है बहुत सी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है जिससे प्रोडक्ट अच्छा होता है और कम टाइम में ज़्यादा बन के आता है। इट एम्प्लॉयज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, जहाँ पर लोग मैन पावर को हायर करते हैं, यहाँ पे ये लोग कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। कैपिटल इंटेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जहाँ पर एक आदमी 1 घंटे में 1 प्रोडक्ट बना रहा है, वहाँ पे मशीन 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट बना रही है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी। लेकिन लेबर इंटेंसिव धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग सारे ही कैपिटल इंटेंसिव धीरे धीरे होती जा रही है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं वो सब प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे वो मैनेजर्स की बात करें, तो इनको उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है उनको ट्रेंड करने में, ताकि वो एडवांस बेसिस पे बिज़नेस को मैनेज कर सकें। मेरिट्स की बात करें, इसे हम इम्पॉर्टेंस भी कहते हैं, या ये हम एडवांटेज भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहला मेरिट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो जितनी बड़ी कंपनी उतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपांशन होगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्रॉफिट होगा, एक्सपांशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। This is a big advantage of MNC countries where there is a lot of employment। अब यहाँ पर जब एक तो जब इकोनॉमिक बूस्ट होता है तब लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन जब डिप्लेशन आता है, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो ये लोग फटाफट एम्प्लॉयज़ को निकाल भी देते हैं। ऐसा भी पिछले साल की बात करें तो हमने देखा था बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को IT कंपनी लोगों ने टर्मिनेट कर दिया था विदाउट एनी नोटिस, क्योंकि जब कंपनी ही प्रॉफिट क्रिएट नहीं करेगी तो वो एम्प्लॉय को किसी भी बेसिस पे हायर नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज़ इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब सीधी सी बात है कि अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे ना हो के इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को करेगा, तो वहाँ पर वो रैपिड डेवलपमेंट देखेगा ऑफ वो फॉरेन कैपिटल का, यानी कि उससे क्या होगा, इकोनॉमिक भी उसकी बूस्ट होगी डोमेस्टिक कंट्रीज़ में। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ आइडल रिसोर्सेस। तो जो भी उनके पास आइडल रिसोर्सेस है, जैसे कि चाहे वो फिज़िकल हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस है ऑफ द होस्ट कंट्री, वो प्रॉपरली उसका यूज़ करते हैं। उसे चाहे वो अगर मैन पावर है तो उसे अच्छा ट्रेंड करके उसका यूज़ करेंगे, अगर मशीनरी है तो उसे अच्छा यूज़ करेंगे, जिससे उनकी नेशनल लेवल पे इकोनॉमी क्या होती है, बूस्ट होती है। नेक्स्ट वन इज़ टेक्निकल डेवलपमेंट। अब यहाँ की सबसे अच्छी मेरिट जो है वो है टेक्निकल डेवलपमेंट, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो भी मशीनरीज होती है उनमें डेवलपमेंट देखा जाता है। जैसे या कि ये यहाँ पे दिया है, पुअर कंट्रीज ऑल्सो बिगिन टू डेवलप टेक्नोलॉजिकली आफ्टर होस्टिंग MNC। अब आप सिंपल सा देखिए, आज से अगर हम 15 साल पहले जाते हैं तो 2009, 2010 या 8 में, तो हमारे पास फ़ोन का डेवलपमेंट, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, हर तरीके का डेवलपमेंट बहुत कम था। और आज का कंपैरिजन किया जाए, देयर इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट, है ना। टेक्निकल ये डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ है। नेक्स्ट इज मैनेजरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैनेजरल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ ये पे है कि लेटेस्ट मैनेजरल स्किल यूज़ किया जाता है टू मैनेज अ बिजनेस। पीपल एम्प्लॉयड बाय MNC डू लॉट ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट इन अ वे दे हेल्प टू प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द लेटेस्ट लाइन्स ऑफ मैनेजमेंट थियरीज एंड प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आप 12th में जाओगे तो पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट के बारे में समझ में आएगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट को किया जाता है। दिस लीड्स टू मैनेजरियल डेवलपमेंट इन होस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज
एंड ऑफ लोकल मोनोपोलिस। जो अब फॉर एग्जांपल सैमसंग बना लो जो कंट्री है, अब वो क्या करेगी, वो अगर उसका फ़ोन सबसे एडवांस है तो वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेगी, राइट। लेकिन अगर वही चीज़ और भी देशों में बनना स्टार्ट हो जाए तो जो पर्टिकुलर कंट्री की मोनोपोली है वो धीरे धीरे इंक्लाइंड होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। तो जिससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी और ज़्यादा लोग उसे परचेस कर पाएंगे। The entry of ANC leads to competition in the host countries. Local monopolies of host countries either start improving their products or reduce their prices. अभी मैंने बताया प्राइस कम हो जाएगी या तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोग परचेज नहीं करेंगे। सो MNC पुट एंड टू एक्सप्लोटिव प्रैक्टिस ऑफ लोकल। तो MNC आने की वजह से जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वो कहीं बहुत हद तक क्या हो गया, कम हो गया। डोमेस्टिक लेवल पे उनको थोड़ा आराम मिल गया। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सैलरी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। अब जैसे बाटा इंडिया में होने के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी है, यानी कि वहाँ पर भी लोग एम्प्लॉयड होंगे, वो लोग इंडिया का कल्चर, जो यहाँ इंडिया के लोग होंगे वो इंडिया का कल्चर सेलिब्रेट करेंगे, जो वहाँ के होंगे वो वहाँ का करेंगे। तो इससे क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि उनको अगर हमारा फेस्टिवल पसंद आएगा वो हमारा सेलिब्रेट करेंगे। हमें अभी तक क्रिसमस बाहर का है फिर भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि सेम कल्चर होने की वजह से ब्रदरहुड इंक्रीज होता है और इंटरनेशनल लेवल। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। हमने मेरिट्स पढ़ा, टोटल 8 मेरिट्स थे। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला जो होता है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो अभी जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें कि तो जो अपने लेवल पे यानी कि एक पुअर लेवल पे काम कर रही है, तो वहाँ पर अब जैसे बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी भी मैन पावर पे ही बेस्ड, और अगर वही प्रोडक्ट मशीनरी बनाना स्टार्ट कर जाए तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक लेवल है वो डाउन होगा। किसका? जहाँ पे मैन पावर यूज़ हो रहा है। सो MNC बिकॉज ऑफ देयर वास्ट इकोनॉमिक पावर पोज अ डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विच आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उनमें जो मैन पावर यूज़ कर रहे हैं अभी तक उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे ये एक्वायर कर जाती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेस कैन नॉट challenges posed by MNCs. Many domestic industries have wind up किसकी वजह से? MNC की वजह से, क्योंकि कभी कभी MNC की तरफ से थ्रेटन आने लगता है, इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है कि हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते या हमारा बिज़नेस उतना ग्रो नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट इज़ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सेंडिंग प्रॉफिट टू अदर कंट्री। अब इंडिया में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो अदर कंट्री में जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ की करेंसी और वहाँ की करेंसी की वजह से ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज कमाने को मिलेगा। सो MNC अर्न ह्यूज प्रॉफिट। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय MNC एडवर्सली affect the foreign exchange reserve of the host country, which means that large amount of foreign exchange goes out ऑफ द होस्ट कंट्री। अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका में है, अब अमेरिका का प्रॉफिट इंडिया में आएगा तो इंडिया और फॉर वहाँ का जो डॉलर है उन दोनों को कंपैरिजन किया जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में फिर वो टर्न होके आएगा, रुपीज़ में आएगा, तो उसकी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे MNC हेल्प द गवर्नमेंट टू होस्ट कंट्री इन अ नंबर्स ऑफ वे एंड देन ग्रेजुअली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द होस्ट कंट्री एंड देर इज़ देन इम्प्लिसिट डेंजर टू इंडिपेंडेंस ऑफ द होस्ट कंट्री इन द लॉन्गर रन। अब आप देख सकते हो कि कोई भी जो MNC कंपनीज़ है उनकी वजह से शेयर मार्केट डाउन हो जाता है या पॉलिटिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट डिस रिगार्ड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री यहाँ पे बार बार वर्ड यूज़ किया है, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री होगा, जो मेन कंट्री जिसका जहाँ पे हेड ब्रांच है। MNC इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर एंड
disregard the national goals and priorities of the host country. They do not care of development of backward region and never care of solve chronic problems of the host country like unemployment and poverty. क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसकी वजह से जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको कम कर दिया जाता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना या पॉवर्टी को कम करना या बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें एक जगह पे कम हो जाती है और प्रॉफिट रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज़ मिस यूज़ ऑफ माइटी स्टेटस. तो ये स्टेटस का भी कभी कभी मिस यूज़ करते हैं, जैसे कि एमएनसी इकोनॉमिक एंटिटीज़ दे कैन अफोर्ड to bear losses for a long while in the hope of earning huge profit. They have ended local competition and achieved monopoly in greater extent. They may be sometime unfair strategies की वजह से जो local competitor होते हैं उनमें problem create करता है. Next is exploitation of natural resources. तो अगर natural resources की बात करें, MNC tends to use the natural resources of the host country carelessly. They cause rapid depletion of some of non-renewable natural resources and host countries. अब यहाँ पे हम डिप्लेशन का मतलब समझते हैं. डिप्लेशन का मतलब होता है जब हमारे धरती के अंदर से कंटिन्यूसली खनिज पदार्थ को निकाला जाता है, तो ऐसे टाइम पे डिप्लेशन नाम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो इन दिस वे MNC cause permanent damage in economic development of the host country. Next one is selfish promotion of aligned culture. एक ही कल्चर को प्रमोट करना. They make people forget about their own culture heritage. In India, MNC have created taste for synthetic food, soft drinks and this promotion फॉरेन कल्चर. अब जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में आप देखो, आपके आसपास में हर जगह चाइनीज़ आइटम मिलेगा, है ना, बर्गर मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा. ये हमारे इंडिया का तो है नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, हर देश में इसको प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से सिंथेटिक फूड का बहुत ज़्यादा ही बूस्ट देखने मिल रहा है हमको. चाहे वो इंजीरियस हेल्थ के लिए इंजीरियस हो, फिर भी उसका बूस्टअप देखने के लिए मिल रहा है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल. सो MNC जॉइन हैंड विद द बिग बिजनेस houses, host country and emerge powerful monopolies, and this led to concentration of economic power hand in few hands only. जो powerful लोग हैं उनके हाथ में. Gradually these monopolies make it their birthright to exploit poor people and enrich themselves at the cost of working क्लास. तो लोगों को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यहाँ पे. देखो इसका सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो अमीर जो है अमीर होते जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब होते जा रहा है. तो यहाँ पे हम ये इस चैप्टर को एंड करेंगे. इनके सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके इसको वॉच कर सकते हैं. चलिए हम बढ़ते हैं अगले की तरफ. या अभी ये इन सब के डिस्टिंग्विश बाकी है, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सारी, तो यह मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी मेरे चैनल पे, या होगी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा होगा चैप्टर नंबर 6, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो. थैंक यू.